होमी के भाभा एक क्रिटिकल थ्योरिस्ट और एक तरह के पोस्ट कॉलोनियल जो लिटरेचर डेवलप हुआ है उसके एक स्टालवार्ड थे। और वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को का भी उपयोग अपनी बात को रखने में करते हैं। उन्होंने हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके अनुसार वो ये कहना चाहते हैं कि जो कॉलोनियल आइडेंटिटी है कॉलोनाइज़र की भी और जो कॉलोनालाइज हुआ उसकी भी, मतलब अंग्रेज़ों की भी और जो भारतीय है उसकी भी, दोनों एक प्रोसेस में फॉर्मुलेट हुई है। वो कभी भी स्टैटिक नहीं थी। ब्रिटिश जब भारत आए वो एक अपनी आइडेंटिटी लेकर आए थे जो उस समय फॉर्मुलेट हुई थी। जब भारत में उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया तो भारत को जब उन्होंने अपनी एक कॉपी बनाने का प्रयास किया, अपने जीवन मूल्य भारत को देने की कोशिश की, तो उस चक्कर में ब्रिटिश पर भी इम्पैक्ट पड़ा भारत की थिंकिंग का, भारत को देख करके। और भारतीयों ने तो अंग्रेज़ों के सिस्टम को अपनाया ही। तो जो ये आइडेंटिटी जिसको आज हम कॉलोनियल और जो कॉलोनाइज हुए वो दोनों इतने डिफरेंट नहीं थे जितने ये लगते हैं। बेसिकली इनके बीच में एक हाइब्रिडिटी है दोनों में, और विशेषकर जो कॉलोनाइज हुए उनमें एक मिक्स कल्चर आ गया है। उसको उन्होंने हाइब्रिडिटी का शब्द का प्रयोग किया जो कि उन्होंने बायोलॉजी से लिया। उसके पश्चात उन्होंने एक शब्द दिया मिमिक्री, कि जो कॉलोनियलाइज होते हैं जैसे भारत या इजिप्ट, वो लोग नकल मारते हैं, मिमिक करते हैं अपने कॉलोनाइज़र को, जो पावरफुल कंट्री है उसको नकल मारते हैं, उनके जीवन मूल्यों को नकल मार करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और मज़े की बात है जैसे जैसे वो उनके जीवन मूल्यों में आगे बढ़ते जाते हैं तो वो अपने ही जो भूतपूर्व स्वामी है उनसे शक्ति के लिए compete करना शुरू कर देते हैं उनके जीवन मूल्यों पर चलते हुए। हालांकि कभी भी वो 100% वो नहीं बन सकते जो उनके कॉलोनाइज़र हैं, पर वो उनके पास पहुंचने का, उनकी नकल मार करके, उनके जीवन मूल्यों को अडॉप्ट करके उनकी तरह बनने का प्रयास करते। ये उनका एक तरीका है रेजिस्टेंस करने का, किसको? अपने शासकों पर। फिर एक शब्द यूज़ करते वो एम्बिवेलेंस, कि कितना भी गुलाम लोग अपने शासकों की तरह बनने की कोशिश कर लें पर कभी भी वो 100% वैसे नहीं हो पाते, क्योंकि उनका अपना भी एक सेपरेट आइडेंटिटी, एक अपना सेपरेट परसेप्शन रह जाता है, जो कि बार बार वो सर्च करते हैं कि आज हम ऐसे हैं, प्राचीन काल में हम कैसे थे। पर होमी बाबा ये कहते हैं कि प्राचीन काल एज सच कोई प्योर कल्चर कुछ होता नहीं, ये सिर्फ हमारी एक कंसेप्शन होती है, क्योंकि कल्चर हमेशा रीडिफाइंड होता है, ऐसा होमी बाबा मानते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हमें कल्चरल डाइवर्सिटी की जगह डिफरेंस की बात करनी चाहिए, कल्चरल डिफरेंस, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी मानेगी कि जो आज कल्चर्स अलग अलग हैं, जैसे मल्टी कल्चरिज्म कहता है, अलग अलग कल्चर हैं, हमें इन्हें चेरिश करना चाहिए, ये अलग अलग है। इसमें इसको इम्पेरिकली देखा जाता है कि जो है उसको देखो। जबकि कल्चरल डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो हमें देख सकते हैं कहाँ तक जो अलग अलग कल्चर जो आज हमको दिखाए जा रहे हैं उनमें सिमिलरिटी, और कहाँ से वो अलग हो जाते हैं, किस प्रोसेस से वो अलग हो जाते हैं। मतलब ओरिजिन से ही सबके बीच में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, पर ग्रेजुअली वो थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। तो एक ही रूट से निकल कर वो अलग अलग कल्चर बन जाते हैं, ना कि वो ऑलरेडी डिफरेंट गिवन है, बल्कि उनके बीच में पहले बहुत गहरा इंटरेक्शन रहा है, वो एक से ही निकले हैं तो डाइवर्सिटी के बाद। तो दृष्टि का फर्क है। उसके पश्चात वो यूज़ करते हैं शब्द इनंसिएशन। इनंसिएशन का मतलब है कि एक टर्म उन्होंने और दी, थर्ड स्पेस। थर्ड स्पेस का मतलब एक ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहाँ डाइवर्स कल्चर के लोग आपस में आकर के जब एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, उस प्रक्रिया को वो इनंसिएशन कहते हैं। और इनंसिएशन का मतलब यह है कि कल्चर आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते जब तक कि आप बोलेंगे नहीं, असर्ट नहीं करेंगे कि हाँ ये है हमारा कल्चर, ये हमारा कल्चर नहीं है। तो ये जो बोलने की प्रक्रिया है और ये जो असर्ट करने की प्रक्रिया है, इसको इनंसिएशन उन्होंने कहा है। और वो बोलते जब ऐसा होगा, डाइवर्स कल्चर के लोग आपस में एक दूसरे को अपना पक्ष रखेंगे, उससे दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा ग्रो करेगी, और ये समझ आएगा कि कल्चर इतने डाइवर्स है नहीं शुरू से, इनमें बहुत सिमिलरिटीज़ है, पर ग्रेजुअली ये अलग अलग शेप लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी कल्चर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहे हैं अपने एवोल्यूशन के लिए, ऐसे होमी बाबा बोलते हैं।
बेसिकली उनके कुछ लेक्चर सुनने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि होमी भाभा जो है बेसिकली जो माइग्रेशन क्राइसिस दुनिया में आ रहा है, इसके लिए वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको एग्जॉर्ट करते हैं कि भाई आने दो माइग्रेंट्स को, माइग्रेंट्स कहीं से भी आते हैं उन्हें आने दो। और उन्होंने एक शब्द यूज़ किया किसी और स्कॉलर का कि जो फिर से जो ट्राइबल नेशनलिज्म हमारे अंदर आ गया यूरोप में और भारत में, वो मोदी को गाली देते हैं कि भाई जो ये आप लोगों ने जो एक बोला कि सिर्फ हिंदू ही भारत में वापस आ सकता है, मुसलमान नहीं आने देंगे हम, है ना। या यूरोप के लोग बोल रहे हैं अब हमें ब्लैक माइग्रेंट्स नहीं चाहिए, हमें मुस्लिम माइग्रेंट्स अब नहीं चाहिए भाई, हमारा कल्चर खतरे में है, हम हमारी एक अलग आइडेंटिटी है। इस तरह की जो ट्राइबल सोच दोबारा आ गई है, ये डेंजरस है, ऐसा कहता है होमी भाभा। वो कहते हैं कि बेसिकली जो तुम इसको अपना नेशनल कल्चर कह रहे हो, ये भी कभी गिवन नहीं था, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने कंस्ट्रक्ट किया है। और विशेषकर कॉलोनियल कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, चाहे इंग्लैंड हो, तुम्हारी जो आइडेंटिटी आज कंस्ट्रक्ट हुई है, इसको कंस्ट्रक्ट करने में जब तुम कॉलोनियल थे और जब तुमने कॉलोनलाइज किया लोगों को, उससे भी तुमने बहुत कुछ गेन किया है। तो ये जो इसको आप फिक्स लेकर चल रहे हो अपनी बाउंड्री के कल्चर को, ये इतना होमोजेनाइज नहीं था, ये इंटरडिपेंडेंट रहा है शुरू से। तो होमी भाभा का लॉजिक ये है कि हमें जो माइग्रेंट आ रहे हैं उनके प्रति बड़ा सत्कार दिखाना चाहिए, उन्हें बड़े खुले मन से अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे हालात के मारे हैं, आपकी कॉलोनियल मिसडीड्स हैं। तो हमें बड़े खुले दिल से उनको कल्चर में, अपने देश में अडॉप्ट करना चाहिए, उनको एसिमुलेट करना चाहिए। एक ग्लोबलिज्म की बात वो करते हैं बेसिकली होमी भाभा, और इसमें वो नेशनलिज्म की आइडेंटिटी को चैलेंज करते हैं कि भाई बेसिकली ये तो एक आज एक ट्राइबल नेशनलिज्म बन चुका है, जो कि माइग्रेंट्स, पुअर माइग्रेंट्स को आने से रोक रहा है। और यूरोप में ट्रंप के रूप में, अमेरिका में और भारत में मोदी, शी, इस तरह के लोग खड़े हो गए हैं जो कि इस यूनिवर्सल वैल्यू को रोक रहे हैं अपने कल्चरल डिस्टिंक्शन के नाम पे। ऐसा मिस्टर होमी ये भाभा कहते हैं, जो मुझे लगा उनकी बातों से। हालांकि कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि पर्सनल ठीक है, मानवता होनी चाहिए, सबको आने का, माइग्रेंट्स का भी ख्याल रखना चाहिए। परंतु यदि इतने माइग्रेंट्स आपके देश में आ जाएं और आकर के वो फिर आपके देश के जीवन मूल्यों को स्वीकार ना करें, तो क्या आपका देश ही नहीं खत्म हो जाएगा? क्योंकि आइडेंटिटी हो सकता है आपको लिमिट करती हो, पर कहीं ना कहीं आइडेंटिटी आपका वो शरीर है जिससे आप इस वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हो। ठीक है, वर्ल्ड और शरीर एक ही बात है, पर अगर हम शरीर को नष्ट ही कर देंगे तो वर्ल्ड से हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे? हम वर्ल्ड में ही मिल जाएंगे ना। वो भी ज़रूरी है, पर उसके लिए पहले एक साधना करनी ज़रूरी है ना, सीधे ही अपने को मार दें। तो मुझे तो लगता है जो नेशनल बाउंड्रीज बनी है, नेशनल कल्चर जो बने, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंट्रैक्शन से बने, जो बाबा कह रहे हैं, पर वो हर एक देश की एक आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक है, उसका फर्स्ट ईगो है। अगर उसको ही हम मार देंगे, उसको चैनलाइज करने के बजाय, तो केओस मच जाएगा मुझे लगता है। और विशेषकर आप फ्रांस में देख लीजिए, चाहे जो माइग्रेंट फ्रांस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आए, आज उनके जीवन मूल्य कुछ अलग है और फ्रांस के जीवन मूल्य कुछ अलग है। फ्रांस में उनको जगह मिली, नागरिक भी माना जा रहा है। फ्रांस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, किसी भी धर्म की आलोचना का अधिकार देता है। जब वहाँ पर चार्ली हेब्दो छपती है और उसमें मोहम्मद साहब के कार्टून बनते हैं, तो लोगों की गर्दनें उठा दी जाती है, लोगों को उड़ा दिया जाता है। क्या ये फ्रांस के जीवन मूल्यों के खिलाफ नहीं? उस देश में रहते हुए आप उस देश के जीवन मूल्यों को चुनौती नहीं दे रहे? आप रहिए फ्रांस में, विरोध कीजिए, पर उस पत्रकार को मारना, उस पूरी मैगजीन के लोगों को मार देना, ये तो फ्रांस का जीवन मूल्य तो नहीं है। अगर फ्रांस इसको भी नहीं रोकेगा और इस पर भी इम्पोज नहीं करेगा, तो फ्रांस फ्रांस ही नहीं रहेगा। और मज़े की बात है, मेरा क्वेश्चन भाभा जी से ये है कि भाई एक बात बताओ, 50 के बाद तो दुनिया के मैक्सिमम देश आज़ाद हो गए, फिर क्यों पिछले देशों से लोग रेस लगा करके इन विकसित देशों की तरफ दौड़ रहे हैं? मान लिया कि नवोपनिवेशवाद भी है, क्या आज किसी भी अफ्रीका के देश में कोई गोरा आदमी राज कर रहा है? क्या किसी अफ्रीका के देश में कोई ब्लैक आदमी को राष्ट्रपति बनने से, मिलिट्री के महत्वपूर्ण पदों पर बैठने से कोई रोक रहा है? फिर क्यों माइग्रेशन? क्या ये सारी गलती एक्स कॉलोनिस्ट की ही है? सारा ठेका उन्होंने ही लिया है, उनका अपना कल्चर खत्म हो जाए उन्होंने ठेका लिया है। और क्या इस तरह से इन मास माइग्रेशन को स्वीकार करने के बजाय उन्हीं देशों की स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता ताकि लोग वहां से माइग्रेट ना हो? दान देने के लिए भी मुझे लगता है पहले आपके पास कुछ होना तो चाहिए।
अगर आप हो ही नहीं तो आप दान क्या दोगे? तो यहाँ मैं थोड़ा उनसे सहमत नहीं हूँ कि ये जो बात है कि माइग्रेशन से सिर्फ पॉजिटिव है, माइग्रेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट भी बढ़ते हैं और बहुत सीरियस बढ़ते हैं। और जो पॉपुलेशन पहले आके रह रही है उनके अधिकारों की भी प्रोटेक्शन होनी पड़ेगी। और जो नई पॉपुलेशन आ रही है उसको नई जगह जब जाती है उसके जीवन के, राष्ट्र के मौलिक मूल्यों के साथ एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।